ठीक है ना, सही है ना। आप लोगों ने तो मुझे शेयर भी, आपने किया था शेयर, मेरा ख्याल है दोनों ने किया था अपना अपना, ठीक है फाइन। चलिए अब मेरे पास वेबसाइट है, खुली हुई है। हम साथ साथ समझ रहे हैं कि हम जो HTML सीख रहे हैं, सो बेसिकली वो वेबसाइट के कौन से हिस्से में से चीज़ें सीख रहे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें किन किन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। सर तो वेबसाइट तो किसी भी लैंग्वेज में बनी है, उसको एडिट करने के लिए HTML से एडिट करनी अच्छा, है। पहली बात ये है कि हमने वेबसाइट एडिट नहीं करनी, हमने सिर्फ वो टैग्स देखने हैं जो SEO के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम HTML एडिट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको वर्डप्रेस का भी इंटरेक्शन बताऊंगा कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी आप उसे कैसे इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। सर ये मतलब HTML में एडिट कर रहे हैं तो पाइथन में भी एडिटिंग होती है सी और जावा में, तो वो ज़्यादा सुटेबल है सर। बेसिकली हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, हम वेब डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो वेब की वेबसाइट आ गई है मेरे पास, आपको लग रहा है कि मैंने इसको डिज़ाइन करना है? नहीं करना। मैंने वेबसाइट पहले से बनी हुई रही है, मैंने इसके अंदर चेंजेस करने हैं। सर मतलब कि अगर पाइथन और मैंने चेंजेस ऐसे नहीं करनी है कि मैंने डिजाइनिंग स्ट्रक्चर चेंज कर देना है। मैंने तो ये जो चीजें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि हमने वो चीजें चेंज करनी है। पाइथन हमसे रिलेट नहीं कर रही बात। नहीं सर, मतलब कि पाइथन में बनी लैंग्वेज को मतलब हमने जो चीज़ें चेंज करनी है वो HTML से चेंज नहीं देगी। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। इस वक्त जो ज़्यादा वेबसाइट आ रही है ना आपके पास, वो यहाँ तो वर्डप्रेस की आएगी या PHP कोडिंग के साथ आएगी, और PHP कोडिंग के साथ जो वेबसाइट आएगी वो इसी में होगी। और जो दूसरी लैंग्वेजेस में लोगों ने बनाई होगी वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होगी, SEO फ्रेंडली भी नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसी में ज़्यादा कि टेक्निक नहीं होती है तो लोग सर्च नहीं करते। हाँ, हम लोग रिकमेंड यही करते हैं कि HTML की बनाए या वर्डप्रेस की बनाए, ठीक है। वर्डप्रेस भी हम रिकमेंड नहीं करते, कंपैरिजन में हम कहते हैं कि वर्डप्रेस की बनाए, अदरवाइज हम कहते हैं HTML की होनी चाहिए, कोडिंग वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट का लाइफ टाइम बढ़े, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोडिंग की वेब, अदरवाइज हम वर्डप्रेस में भी जाएंगे ना, जब तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बैक एंड पे भी HTML ही होगा। देखिए बेसिकली HTML है क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो चेंज नहीं होगा ना, इंटरनेट का प्रोटोकॉल तो सेम रहेगा ना, लैंग्वेज चेंज होगी, इंटरनेट का प्रोटोकॉल चेंज नहीं होगा, ठीक है? इंटरनेट का प्रोटोकॉल वही रहेगा, पाइथन में बने, लारावेल में बने, भाई जिसमें भी बने, लेकिन उसका जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है वो तो सेम रहेगा। वो जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर उसका डिजाइन है, हमें तो डिजाइन का कुछ करना ही नहीं है। हमें हमें कुछ डिजाइन, हमें तो ये करना है कि भाई ये वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स जो रैंक होने में रिस्पॉन्सिबल हैं या मदद करेंगे, हमें उन्हें जाकर देखने सिर्फ, और उन्हीं को जाकर गूगल फ्रेंडली करना है बस, और कुछ नहीं करना। सर वो जो पिक्चर आपने कल बनाई थी उससे फेसबुक के हिसाब से शेयर कैसे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए जब भी आपने ऊपर लगाना है ना, तो आपने जो टाइटल के साथ इमेज लगाना है, जो शॉर्टकट आइकन के तौर पर आ रहा है, वो हमेशा उसका नाम आपने फेविकॉन रखना है और उसकी टाइप भी PNG रखनी है। इन दोनों, क्योंकि गूगल ने इन दो चीजों को ही रैंक करने के लिए ढूंढना है, उसने PNG टाइप की फाइल को फेविकॉन के नाम से ढूंढना है कि भाई फेविकॉन लगा हुआ है कि फेविकॉन नहीं लगा। अगर पुरानी फेसबुक यूजर डिलीट नहीं करा तो लोकेशन चेंज कर दें, लोकेशन चेंज कर दें, मतलब अगर हम वहाँ से पिक्चर वगैरह वो डिलीट नहीं करना चाहते तो हम वहाँ से लोकेशन चेंज कर दें। नहीं देखिए, फेविकॉन एक वेबसाइट में क्या एक से ज्यादा फेविकॉन हो सकते हैं, आप ये बताओ, हो सकते हैं? कैसे यार, एक एक वेबसाइट में एक ही फेविकॉन होगा ना, तो क्यों आपने फिर दूसरी भी रखनी है और ये भी रखनी है? आप एक ही रखोगे ना। हाँ, जब एक जगह पर एक से ज्यादा फाइलें होंगी, फिर हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है भाई इसको कहाँ रखें, या इसका नाम चेंज करें, या इसको रखें कहाँ। लेकिन जब एक जगह पर एक नाम की एक ही चीज है, एक पूरी वेबसाइट में फेविकॉन इमेज सिर्फ एक होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई और फेविकॉन इमेज भी पड़ा हुआ है तो वो हमसे रिलेट होकर ही नहीं रहा, हम उसे क्यों यूज करें, हम उसे डिलीट कर देंगे या हम उसे अवॉइड कर देंगे नए वाले के साथ, ठीक है। मतलब हमने एक ही फेविकॉन रखना है। सर वो फेविकॉन ऐड करने वाली जो लिंक है, अगर आप 2 दफा उसे रीडायरेक्ट करते हैं तो एरर आ जाएगा क्या मतलब उसे 2 दफा लिखते हैं, एक ऊपर भी वही लिखते हैं उससे नीचे एरर नहीं आएगा, गूगल पढ़ लेगा, गूगल कहेगा भाई ये क्या कर रहे हैं आपने, 2 फेविकॉन लगाए हुए, रैंक नहीं करो यार, एक करो उसको, फिर हमें एक करना पड़ेगा, यानी कोई भी चीज रिपीट की होगी हमने तो उसको पकड़ेगा और उसको फिर वो समझेगा आपने यूज सही नहीं किया, उसका प्रॉपर यूज नहीं किया। अब आप ये देखें एक वेबसाइट आ रही है ना, रैंक की है ना, बेस्ट MVP कंसल्टेंट की, किस में बनी है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है,
मेरा कंसर्न ये है कि ये रैंक नहीं थी हो रही, पहले गूगल पे नजर नहीं थी आ रही, हमने इस वेबसाइट को खोला और इस कीवर्ड के हमने इसको रैंक कर दिया। अब आप ये देखें, मैंने इस वेबसाइट के डिजाइन में जरा बराबर भी चेंज नहीं किया, मतलब वेबसाइट का जो डिजाइन है वो वही डिजाइन है जो इन्होंने बनाया हुआ है। हमने वेबसाइट का डिजाइन चेंज नहीं किया, उसके कलर चेंज नहीं किए, उसका लेआउट चेंज नहीं किया, उसके सेक्शंस नहीं बदले, इवन उसकी तस्वीरें भी वही हैं। हाँ, तस्वीरों में इश्यूज हैं, उनको हमने सॉल्व किया, लेकिन तस्वीर वही वाली है, टाइप वही है, सब कुछ वही है। हमने चेंज क्या किया? हमने ये किया कि भाई इस पे राइट क्लिक करो जरा और सेव इमेज एज करो, इस इमेज को सेव करो, इसका नाम पड़ेगा। चेंज ये किया, यानी कि जो बाइट से फिजिकली किया, क्या किया? इसका नाम चेंज किया। पहले इसका नाम कुछ अजीबोगरीब सा नाम आ रहा था जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब हम इस पे काम कर रहे हैं आजकल, इसको रैंक करा रहे हैं। अब इसके जो हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, आपको मैं डिजाइन का बता रहा हूँ कि हमें वेबसाइट के लेआउट से हमें तो लैंग्वेज की बात ही नहीं करनी है ना। अगर आप एसईओ के बंदे हो तो कोई बंदा आपसे कहेगा कि भाई आपने पाइथन की या पीएचपी की, उससे को भाई मैंने एसईओ किया हुआ है, भाई वेबसाइट को रैंक करना है, ठीक है। मैं वेबसाइट रैंक करता हूँ, मैं वेबसाइट बनाता नहीं हूँ। मेरे पास ये वेबसाइट लोग बनी बनाई, जैसे ये पहली वेबसाइट दिखाई मैंने आपको, ये वेबसाइट मेरे पास है कि भाई इसको, तो मैंने देखा कि भाई इसमें क्या इश्यूज हैं, उनको हमने रिजॉल्व किया और ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई और आप देख लो जगह जगह आपको कीवर्ड भी नजर आ रहा है ना नजर। ये वो काम डेवलपर ने नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने डेवलपर की किसी चीज को चेंज नहीं किया। हाँ, डेवलपर की ये तस्वीर यहीं पर थी, मैंने यहीं पर रहने दी। डेवलपर का ये टेक्स्ट यहीं पर था, मैंने यहीं पर रहने दिया। डेवलपर ने यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई थी, कोई और लिखी हुई थी जो कि रिलेट नहीं कर रही थी गूगल से या उसके कंटेंट से, मैंने हेडिंग को चेंज किया, लेकिन हेडिंग अभी भी लिखी हुई है। और हो सकता है उसने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं की थी, तो मैंने हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल किया। मैंने इसका नाम चेंज किया, पहले इसके नाम ऐसे आ रहे थे, तो ऐसे आ रहे थे, इसका नाम पढ़े पहले, इसका नाम मैंने चेंज किया ना, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। लिखा हुआ है कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, यानी कीवर्ड ले आए ना बीच में। अब ख्याल मैंने भी चेंज नहीं किया, इसका नाम देखते हैं क्या आ रहा है। अभी एक फैक्टर बता रहा हूं, हमें इन फैक्टर्स पे काम करना है। बड़े नाम समझ आ रहा है कुछ? डेवलपर ने ये काम किया हुआ है, हमने इन चीजों को ठीक करना है बस, जो गूगल फ्रेंड, जैसे गूगल को कुछ समझ में नहीं आ रही। अब हम ये अगर इस चीज को, तो हमने इसके कीवर्ड माइज किया, तो जैसे ही हम स्टेप किया ना, या जहां से सर्च किया जी, ये तीसरे नंबर पर आ रही है। ये मैं इसको अगर प्राइवेट विंडो में खोलूंगा, आपको ये पहले पे नजर आएगी। ये प्राइवेट विंडो का भी बताया हुआ ना मैंने आपको क्या होता है, फ्रेश कंटेंट्स के लिए आ रहा होता है। ये अभी मैं लोकेशन लूंगा ना लाहौर की, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगी। ये पूरे पाकिस्तान से दिखा रहा है, ये पहले नंबर पर वेबसाइट भी आ रही है, तीसरे नंबर पर ये भी नजर आने लगा हुआ है। आप इमेजेस में जाएं, इसके क्या हुआ, तस्वीर भी ठीक आ रही है। ये काम है हमारा, हमने इसको मार्केटिंग करनी है। बेसिकली आप एसईओ कर रहे हो ना, आप उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग कर रहे हो, आप उसकी वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हो, ये काम हमारा है। ये इसकी कोडिंग कैसे, ये भी उन्हीं की तस्वीर है, इसका मतलब ये भी आ रही है, ये भी उनकी है, ये भी उन्हीं की तस्वीर है, उन्हीं की वेबसाइट की तस्वीर है। इसका मतलब है ये भी रैंक हुई है, नीचे इनका लोगो भी, जो कि अभी कुछ देर में वो भी ऑप्टिमाइज होने वाला है। ये लोगो भी इन्हीं का ही आ रहा है, तो सारा कंटेंट इन्हीं का नजर आने लगा हुआ है। ये काम है आपका। पहले जब हमने इसको 1.5 माह पहले, ये वेबसाइट गूगल पे कहीं दिखती भी नहीं थी, सिर्फ कब नजर आती थी जब कोई बंदा इस वेबसाइट का पूरा नाम लिखता था। तो आपका काम क्या है कि आपका काम यह है कि कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप वेबसाइट को टॉप पे लेकर आए, ये काम हमारा है बस। वेबसाइट कैसे डिजाइन होनी है ये हमारा काम नहीं है। अगर हम करना चाहते हो तो हम जरूर सीख सकते हैं इसको अलग से, लेकिन ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क ये है कि भाई कोई बंदा हमें कहेगा मेरी वेबसाइट को रैंक करो, जैसे हम दूसरी पे काम कर रहे हैं आजकल, मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया ना कि इसमें काम कैसे होने लगा हुआ है, जो दूसरी वेबसाइट अभी मैंने खोल कर दिखाई थी आपको। चले अब वापस आ जाते हैं, और अभी हमने हेडिंग की बात की थी। अब जरा हेडिंग से थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो हेडिंग से नीचे में क्या नजर आ रहे हैं, पैराग्राफ्स। ये बेसिकली क्या चीज है जी, ये वेबसाइट का कंटेंट है, ऐसे ही है ना। ये जो पैराग्राफ्स हमें नजर आ रहे हैं ये वेबसाइट का कंटेंट हमें नजर आने लगा होगा, ठीक है।
और ये कैसे नजर आ रहा है? पैराग्राफ्स की शक्ल में। अच्छा, अब सबसे पहले इन पैराग्राफ्स को, पहली चीज क्या है कि पैराग्राफ बने हुए हैं। एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपको पैराग्राफ्स बनाने भी नहीं, और जो पैराग्राफ्स बनाने के टैग्स हैं उनकी कोई एसईओ भी नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंटेंट लिखा किस टैग से हुआ है, पैराग्राफ के टैग से। और जो पैराग्राफ का टैग है वो होता है पी। यानी अगर आपने पैराग्राफ्स को आइडेंटिफाई करना होगा पूरी वेबसाइट में से, तो हम कौन से टैग को आइडेंटिफाई करेंगे? पी के टैग को आइडेंटिफाई करेंगे। अब एज ए एसईओ एक्सपर्ट हमें क्या पता होना चाहिए? हमें यह पता होना चाहिए कि भाई कंटेंट को लिखना कैसे है, ताकि अगर गलत तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है तो हम उसकी करेक्शन करें। गूगल हमें क्या कहता है? ठीक है ना, गूगल हमें यह कहता है कि भाई आप जो वेबसाइट का कंटेंट लिखोगे, नंबर 1 सर पहली बात क्या है कि आपने अपना कंटेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में लिखना है, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखने हैं। आप देख रहे हैं छोटे पैराग्राफ्स है ना, पैराग्राफ मैंने रिड्यूस कर दिया, पहले बड़े पैराग्राफ्स थे, अभी हमने पैराग्राफ का साइज छोटा कर दिया। उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है छोटे छोटे पैराग्राफ्स की सपोर्ट से आपने अपना मैसेज बताया, ताकि जब लोग आपका कंटेंट रीड कर रहे हो तो उन्हें कुछ समझ में आए कि बात क्या हो रही है। बजाय इसके एक लंबा सा पैराग्राफ बनाए कोई 10-12 सफों का, क्या समझ में आएगा? किसी को भूल ही जाएगा कि पढ़ा क्या था उसने। हाँ, पढ़ेगा ही भाई, एक ही पैराग्राफ में इतना कुछ लिखा होगा तो। दूसरी बात क्या कहता है वो? दूसरी बात ये कहता है कि भाई आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, यानी बड़े सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। सेंटेंसेस की लेंथ भी इतनी हो कि कोई बंदा पढ़े तो जब फुल स्टॉप आए तो उसे समझ में आ जाए कि बात क्या हुई है, बजाय इसके कि 6-7 लाइनों का एक सेंटेंस बनाया हो आपने और समझ में ना आएगी। दूसरी बात होगी, अब आप देखें, अब ये चीजें हैं जो मैं एनालाइज कर रहा हूं एक बनी हुई वेबसाइट के अंदर। फिर वो क्या कहता है? कहता है आपने इजी इंग्लिश यूज करनी है। चलो ये नहीं कह रहा कि वो मुश्किल इंग्लिश यूज करनी है, कहता है भाई ऐसी इंग्लिश देखें, आपकी वेबसाइट को किसी ने भी खोल लेना है, ऐसे ही है ना, मतलब कोई ऐसा बंदा भी खोल सकता है जो बड़ी अच्छी हाईफिट बंदा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कोई ऐसा बंदा भी खोल सकता है जिसकी इंग्लिश बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कहता है भाई आप नॉर्मल इंग्लिश के साथ, जो कि हर किसी को वो वाले वर्ड समझ में आते हो, आपने ईजी इंग्लिश यूज करनी है। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल क्या कहता है? कहता है कि आपके कंटेंट की लेंथ, भाई आपके कंटेंट की लेंथ कैसी होनी चाहिए। फिर वो ये कहता है कि आपके कंटेंट की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए, एक तो आपका मैसेज क्लियर हो, लेकिन कम से कम आपकी कंटेंट की लेंथ 500 वर्ड्स होनी चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है। हाँ? एक अच्छी लेंथ जो है वो होती है अबाउट 800 to 900 वर्ड्स। मैक्सिमम लेंथ आपकी होनी चाहिए 1500 वर्ड्स, यानी 1500 वर्ड से ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो। लेकिन अगर आप 1500 वर्ड से बड़ा भी लिख लेंगे तो क्या करेगा वो? 1500 वर्ड से ज्यादा कंटेंट को इग्नोर कर देगा ना, 1500 को फोकस करेगा। लेकिन मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं हम? 1500 वर्ड। अब ये गाइडलाइंस हैं किस चीज की? ये गाइडलाइंस हैं कंटेंट लिखने की। इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मैं ये चीजें भी देखूंगा कि भाई इसका कंटेंट कैसा लिखा हुआ है, और इसके अंदर मैं करेक्शंस भी करूंगा। अब दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई? कीवर्ड्स। अभी कीवर्ड जो है, जैसे हमारा वेबसाइट एडिटिंग खत्म होगी और मैं आपको एसईओ पे लेकर जाऊंगा, तो एसईओ के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो कीवर्ड्स ही है। लेकिन अगर हम आज की तारीख तक कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि भाई आपकी वेबसाइट यानी आपकी जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो सर्विसेज हैं, वही तो कीवर्ड्स है ना। जैसे मैं लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ तो लैपटॉप का जो वर्ड है वो कीवर्ड है। डेल लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर कीवर्ड है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज कीवर्ड है। अब वो ये कह रहा है कि आपका कीवर्ड आपके कंटेंट में शामिल होना चाहिए। अब आपका कंटेंट आपके कीवर्ड में कितना होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब जैसे मैं कहता हूँ कि भाई कीवर्ड की बेस पर सर्चिंग हो रही है तो फौरन हमारे ज़हन में एक ख्याल आता है कि भाई कीवर्ड को तो बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए, ऐसे ही है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा कीवर्ड लिखा होगा हमें ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से हम ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसा नहीं है। गूगल का एक स्टैंडर्ड है, गूगल ने ये स्टैंडर्ड भी हमें बता दिया है कि भाई कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी, जैसे उसने कंटेंट की लेंथ बताई है ना, अब वो हमें कह रहा है कि इस कंटेंट में कीवर्ड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। कहता है आपके कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड की लेंथ मैक्सिमम 2.5% होनी चाहिए। 2.5%, नॉट नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं बताया उसने कि भाई 10 कीवर्ड्स होने चाहिए, 5 कीवर्ड्स होने चाहिए, 50, कहता है लेंथ के मुताबिक परसेंटेज होनी चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि एक किसी की वेबसाइट है 100 वर्ड्स वाली, आप देखते हो ना, ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो सिर्फ तस्वीरों वाली होती हैं, ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो सिर्फ कंटेंट वाली होती हैं। जिससे अभी हम हमारी जो डिस्कशन है उससे भी हमें क्या समझ में आया कि दोनों ही वेबसाइट ठीक नहीं है। वेबसाइट कैसी होनी चाहिए कि जिसमें इमेजेस भी हो और जिसमें टेक्स्ट भी हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको इमेज पढ़ाऊंगा तो जब आपको मैं इतनी ज्यादा इमेज अभी आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन देख भी लिया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट देखा ना, मैंने लिखा ना बेस्ट एमवीपी कंसल्टेंट्स, तो जैसे ही मैं इमेजेस में गया तो उसकी तस्वीर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इमेज भी ऑप्टिमाइज हुआ होगा। अभी एक की बात की हमने तो एक ऑप्टिमाइज हुआ होगा, इसका मतलब इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी एक पार्ट है, और वो पार्ट हमने एसईओ के अंदर ही कर लिया, वो भी हम सीखेंगे वो कैसे करना है हम लोगों ने। अब वो क्या कहता है भाई अगर आपके वेबसाइट में 100 वर्ड्स हैं तो कहता है भाई इसमें या 1 या 3 ऐसी बनेगी ना, अबाउट 2.5% ज्यादा से ज्यादा यही बन सकती है, या तो इसमें 1 कीवर्ड होगा या ज्यादा से ज्यादा 3 कीवर्ड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूं, क्योंकि कीवर्ड्स हमारे लिए तो ये बात है कि कीवर्ड ज्यादा होने चाहिए, लेकिन कीवर्ड कितने ज्यादा होने चाहिए, गूगल देगा 2.5%, लेकिन सपोज कर लो 3%, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3% कीवर्ड तो मैं यूज कर सकता हूं। अब अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट है 300 वर्ड्स तो उसका 3%, अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट है 800 वर्ड्स तो उसका 3%, अगर मेरी वेबसाइट का कंटेंट है 1200 वर्ड्स तो उसका 3%। अब आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा कीवर्ड्स किस कंटेंट में आएंगे, मुश्किल बात तो नहीं है, तो सिंपल वैसे मैंने पूछ लिया, मतलब एक कंटेंट है 100 वर्ड्स का, एक कंटेंट है 300 का, एक 500 का, 1000 का, तो सबसे ज्यादा कीवर्ड किस में आ सकते हैं, 1000 वाले में। सिंपल भाई वर्ड ज्यादा है तो कीवर्ड भी ज्यादा, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से तो थे ना, परसेंटेज के हिसाब से तो लगा रहे थे, वो गूगल यही कह रहा था हमको। अगर फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो 100 वर्ड लिखते हो और उसके अंदर जब आप कीवर्ड्स को चेक करते हो ना तो परसेंटेज बनती है भाई 60%, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं। व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड स्टफिंग हम किस चीज को बोलते हैं, मैं देखता हूँ, शायद मैंने एक वीडियो यहाँ पर रखी हुई है स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए अबाउट कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो किस चीज का, कीवर्ड्स का स्टफ कर रहे हो, यानी कि रिक्वायर्ड भी नहीं है और उसके बावजूद आप कीवर्ड्स को बीच में इस्तेमाल करना शुरू हो गए हो। यहां पर वीडियोस बनी हुई है कोई, लिखा हुआ कीवर्ड स्टफिंग, ये वीडियो देखें आप जरा। फनी सी वीडियो है? चले इस वीडियो को देखें जरा, अगर थोड़ा सा एंजॉय भी कर लें फनी वीडियोस देख के। ये पता लग गया, क्या हो रहा है, तरीके से कीवर्ड्स को अपने बल्कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेकर आना, ठीक है ना। ये क्या दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कंटेंट है और ये जो बच्चा इसके मुंह में डाल रहा है ना वो कीवर्ड है। तो इस तरीके से कीवर्ड्स को अगर आप अपनी वेबसाइट पे रैंक करेंगे, सो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग। इसको बोलते हैं कीवर्ड को स्टफ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कितना यूज करना है हम लोगों ने, और ये बता रहे हैं कि भाई एसईओ करने वाला बंदा है, ये जो एसईओ कर रहा है, ये इसके हाथ में कीवर्ड्स हैं और ये आपका कंटेंट है, इसके अंदर इस तरीके से कीवर्ड्स को ऐड किया जा रहा है। ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कंटेंट ऐसा लिखना है कि
आप उस कंटेंट में अपने कीवर्ड्स को मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल यानी अगर हम मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते और तकिया कलाम के तौर पर कीवर्ड को यूज करेंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो गूगल ये क्या बंदा पढ़ रहा है तो एकदम इसमें क्या चीज आ गई है, ये क्या मैसेज, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जिस टाइप जिस टॉपिक की वेबसाइट है सिर्फ उसके मुताबिक हाँ, उसके मुताबिक करेंगे। उसके मुताबिक भी जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे मैं कहूँ ना बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, अब ये कीवर्ड था ना, तो अब इस कीवर्ड को लिखने के लिए मुझे एक पैराग्राफ की भी तो जरूरत पड़ेगी। और मुझे पैराग्राफ भी इस तरह का बनाना है कि जिसके अंदर जाकर मैं किसी तरीके से बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान लिख सकूं। कोई स्टोरी बनानी पड़ेगी ना, एक दो सेंटेंस की, जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप अगर आप ये देख रहे हो तो ये है जो बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान। या अगर आपको कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लेनी है तो मेरा कीवर्ड है ना कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, तो मुझे कंटेंट भी ऐसा लिखना पड़ेगा कि जिसके बीच में ये वर्ड एडजस्ट हो सके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक जुमला लिखूं और उसके बाद लिख दूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, फिर एक और जुमला लिखूं फिर लिख दूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह तो गूगल को भी समझ में नहीं आएगा कि भाई बात क्या होने लगी हुई है। चलिए अब आ जाए पे। अच्छा, अब ये समझ में आ गया आपको कंटेंट। मैंने अब आपको ये एसईओ के पॉइंट्स हमने सारी बातें की हैं। अब हम जरा देखते हैं कि इस वेबसाइट का जो है, नोटपैड को खोल दें। चलिए हम एक काम करते हैं, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूं और इसी को मैं जो है ना आपको लिख कर दिखाता हूं। जैसे मैंने कॉपी किया, बल्कि कॉपी क्या करना है, यहाँ मैंने पहले लिखा हुआ है, कल मैंने यही क्लास पढ़ाई है दूसरे कैंपस में, तो यहाँ पर ये पहले से लिखा हुआ आ गया ना, देखें मैंने लिखा हुआ है। वापस आ जाए ना यहाँ पे, ये देखें कौन सा टैग लगाया मैंने, कौन सा टैग लगाया, पी का। फिर मैं बता रहा हूँ कि मैंने नहीं लगाना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मेरे पास तो ये वेबसाइट आएगी पूरी की पूरी, ये सब कुछ लिखा लिखाया होगा। मैं क्या करूंगा, मैं हो सकता है कि ये चेंजेस करूं, ये बीच में मैंने स्ट्रॉन्ग लगाया ना, ये मैं खुद लगाऊं और मैं कंटेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करूं, यानी जो उसकी टाइप कंटेंट लिखा हुआ कंटेंट है उसमें मुझे चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब क्या जो जो मेन टाइप बताएंगे टाइप उसमें जो चीजें, हाँ, मैं उसका जो भाई उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, अगर पूरी वेबसाइट में उसने उसको डिस्कस ही नहीं किया, जैसे मेरे को पी सोल्यूशंस है तो इनकी सर्विसेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, इनकी सर्विसेज है फाउंडेशन कोर्स, इनकी सर्विसेज है वेब डेवलपमेंट कोर्स, इनकी सर्विसेज है स्पोकन इंग्लिश, इनकी सर्विसेज हैं आईएलटीएस क्लासेस, इनकी सर्विसेज फिर मॉर्निंग के कुछ कोर्सेज भी होंगे, रेगुलर क्लासेस भी हैं। तो अब अगर पूरी वेबसाइट में अगर ये सब कुछ ही नहीं है, अगर पूरी वेबसाइट पे ये सब कुछ लिखा ही नहीं हुआ, फिर कैसे ऑप्टिमाइज होगी? अगर नहीं लिखा होगा तो फिर मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और मैं देखूंगा इनके कौन सी प्रोडक्ट्स के हिसाब से कीवर्ड्स बनते हैं। मैं पहले वो कीवर्ड डिफाइन कराऊंगा, फिर उसके बाद उन पैराग्राफ्स के अंदर कीवर्ड्स लाऊंगा, और अगर मुझे लगेगा कि पैराग्राफ्स कम है तो मैं मजीद पैराग्राफ्स भी उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ आए और यहाँ पर मैंने पी का टैग लगाया और मैंने क्या लिखा जी, वी आर लीडिंग। फिलहाल स्ट्रॉन्ग को जरा भूल जाए थोड़ी देर के लिए, प्रोफेशनल, ये सारे के सारा कंटेंट लिख लिया मैंने। अच्छा, अब मैंने ये कंटेंट लिखने के बाद कहा कि भाई इसके अंदर मेरा कीवर्ड कौन सा है। मेरा कीवर्ड था इस पूरे कंटेंट में प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो मैंने क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग। इधर वेबसाइट पर आकर देखो, हाईलाइट हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, हाईलाइट हुआ है ना ये। इसको मैंने कैसे हाईलाइट किया, स्ट्रॉन्ग। भाई वर्ड में जैसे लिखते हो आप, तो कोई भी चीज आपने बोल्ड करनी होती है, सिलेक्ट करते हो, बोल्ड कर देते हो, स्ट्रॉन्ग कर देते हो ना। तो यहां पर आपने क्या किया, उसके लिए बोल्ड का और स्ट्रॉन्ग का टैग यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो टैग्स ऐसे हैं जो बोल्ड या स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होते हैं। हालांकि देखा जाए तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग बात तो एक ही है, दोनों में एक ही चीज है। आपने नोट करना है कि अभी यहां पर ये बोल्ड हुआ है और यहां पर ये भी बोल्ड हुआ है, दोनों हुए हैं ना, फर्क तो कोई नहीं है दोनों में, एक बोल्ड से हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग से। आप यूं कह सकते हो कि एक टैग जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का टैग है, यानी कि जब इन्वेंशन हुई थी HTML की उस वक्त का टैग है, और एक थोड़ा सा न्यूएस्ट टैग है, यानी और HTML वाले ने किसी टैग को रिटायर नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि वो पुराना, जैसे हम कहते हैं ना विंडोज 7 रिटायर हो गई है, विंडोज 95 भी रिटायर हो गई है, विंडोज 10 तो भी रिटायर नहीं हुई। तो इन्होंने अपने टैग को दोनों को ही चलाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल दोनों को कंसीडर कर सकता है।
तो हम क्या करते हैं कि हम जब कोडिंग करते हैं तो हम इसमें दोनों ही टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी बोल्ड तो कभी स्ट्रॉन्ग। दोनों का मतलब एक ही है। क्या करना है दोनों ने? बोल्ड करना है। किस चीज को करना है? पैराग्राफ के कंटेंट को बोल्ड करना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं, जरा देखें। वी आर लीडिंग, स्ट्रॉन्ग लगाया मैंने, और जो मेरा कीवर्ड था, अब आप नोट कर रहे हो क्या किया मैंने? पहले हमने रिसर्च करके कीवर्ड निकाले, और अब गूगल को कैसे पता लगेगा भाई ये कीवर्ड? ये इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि भाई गूगल किस चीज को कीवर्ड समझता है? गूगल ने अपने एलिमेंट्स की मदद से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। गूगल का एलिमेंट क्या था? हेडिंग स्टाइल। गूगल का एलिमेंट क्या था? टाइटल। गूगल का एलिमेंट क्या है? बोल्ड। गूगल का एलिमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसने इन HTML के एलिमेंट्स का जो कुछ लिखा होगा, गूगल क्या समझना शुरू हो जाएगा उसको? ये कीवर्ड। मेरी बात समझ में आई ना? यानी गूगल ने रैंक करने के लिए कीवर्ड्स कैसे समझने हैं। मतलब कोई लेटर तो नहीं लिखेंगे ना हम गूगल को, भाई ये हमारे कीवर्ड्स हैं, इस पर हमें रैंक कर दो। यही तो हम SEO सीख रहे हैं। हाँ, उसको इसीलिए हम इन टैग्स की बात कर रहे हैं। यही इसीलिए तो हमने इन टैग्स को फोकस किया कि भाई इन टैग्स पे काम करो ताकि गूगल को समझ में आ जाए। और फॉर एग्जांपल एक बंदा कीवर्ड्स बनाता ही नहीं है और वेबसाइट बना लेता है। अब वो वेबसाइट के अंदर हेडिंग स्टाइल भी यूज कर रहा है, वो वेबसाइट के अंदर टाइटल भी यूज कर रहा है, वो वेबसाइट के अंदर बोल्ड भी यूज कर रहा है, वो वेबसाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग भी यूज कर रहा है, कीवर्ड्स तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां बोल्ड, जहां जहां स्ट्रॉन्ग और जहां जहां हेडिंग स्टाइल लगे हुए हैं, गूगल क्या समझेगा कि ये आपके कीवर्ड्स हैं। वहां पर बेशक लिखा हो हाय, वहां पर बेशक लिखा हो गुड, यहां पर बेशक लिखा हो कंप्लीटेड, क्योंकि आपने उसको बोल्ड कर दिया। बेशक वहां पर लिखा हो व्हाट्सएप नंबर, बेशक वहां पर लिखा हो कॉन्टैक्ट अस, आपने तो कर दिया होगा ना वो सारे एलिमेंट्स के साथ लगा दिया। तो गूगल क्या समझ रहा है उनको? सो यही हम समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने इन टैग्स को जाया नहीं करना, इन टैग्स में हमने अपने कीवर्ड मैसेजेस लाने हैं। समझ आ गई बात मेरी? सबको समझ में आया ना क्या बात किया मैंने जी? तो अब हमने क्या किया जी? वी आर लीडिंग, और यहां पर आके मैंने ये स्ट्रॉन्ग लगा दिया इसको। अब इस फाइल को जरा मैं आपकी लोकेशन पे सेव कर देता हूं। ये तो दूसरी क्लास को मैंने कल क्लास पढ़ाई है ना, तो उनकी फाइल है। यहां पर मैं आपकी फाइलें सेव कर रहा हूं, मैं वहीं पे आ जाता हूं। करंट क्लासेस, ये आ गया जी HTML। चलो जी, इसी के अंदर अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गई। यही फाइल है। देखें जरा आपसे, मेरा फाइल है कि वाली फाइल है पता लग जाता है। ये नहीं है, सेकंड फाइल थी। जी देखें जरा, ये पैराग्राफ बनाया मैंने पूरा, और इस पैराग्राफ के अंदर हमने क्या किया? ये बोल्ड यूज किया, ये बोल्ड यूज किया। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये जो हमने बोल्ड किया हुआ है, ये कुछ मिलता जुलता है किससे? हेडिंग स्टाइल 6 से या 5 से मिलता जुलता है ना। मतलब देखें तो ये भी इस तरह हाईलाइट हुआ है, ये छोटे वाला भी जरा हाईलाइट ही हुआ है। सो हमारे ज़हन में एकदम ख्याल आता है कि बोल्ड क्यों यूज कर रहे हैं भाई? हेडिंग स्टाइल 6 भी यूज किया जा सकता था। अब आपने ये वाली पॉइंट को बड़ा सीरियसली समझना कि पैराग्राफ के अंदर किसी भी तरह से आप हेडिंग स्टाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इस्तेमाल करेंगे एरर तो कोई नहीं आएगा ना भाई, कोई सिंटेक्स एरर भी नहीं आना, कुछ भी नहीं आना, मगर ये आप गूगल के बताए हुए स्ट्रक्चर की वायलेशन कर रहे हो। क्योंकि हेडिंग स्टाइल को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कि व्हाट इज हेडिंग स्टाइल, सो हेडिंग स्टाइल इज अ हेडर ऑफ पैराग्राफ। यही होता है ना, सबको पता है, ये तो सिंपल सी बात है ना कि हेडिंग स्टाइल जो होती है वो क्या होता है? हेडर होता है। किसका? कंटेंट का। तो अगर मैं कंटेंट के अंदर ही हेडिंग स्टाइल ले आऊंगा तो वो बीच में कंफ्यूज कर दिया मैंने कि भाई इसमें कंटेंट कौन सा और हेडिंग स्टाइल कौन सी है, कंफ्यूजन पैदा हो गया। सो गूगल कहता है नो, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। अगर ये है वो स्ट्रक्चर जिसकी बेस पर आप जल्दी रैंक हो जाते
ये जितनी चीजें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो मैं आपको एडिटिंग सिखा रहा हूं, ये सारी एडिटिंग हम सीखने लगे हुए हैं ऑन साइट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है कि ऐसी एसईओ जो वेबसाइट पर चेंजेस करके हम करते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑन साइट एसईओ। और ऑन साइट एसईओ इतनी स्ट्रांग एसईओ है कि अगर आपका अच्छा कंटेंट है और आपकी अच्छी एसईओ है तो आप 1 से 1.5 माह में रैंक कर सकते हो कीवर्ड्स के अगेंस्ट। अदरवाइज गूगल कहता है 4 से 6 महीने का पीरियड होता है। लेकिन अगर आपकी ऑन साइट एसईओ दूसरे की ऑन साइट एसईओ से ज्यादा अच्छी होगी तो आप जल्दी रैंक कर सकते हो। मतलब वेबसाइट अगर हमने स्टार्ट करनी है तो उसमें हमारा कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा हमारी शुरू में हो सकती है, जैसे भी आपको मैंने दिखाया ना एमनी पीक वाला, तो वो ऑन साइट एसईओ की वजह से ही ऊपर आया ना अभी सिर्फ कि हमने इसका मतलब क्या होगा कि हमारी वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ दूसरे की वेबसाइट की ऑन साइट एसईओ से अच्छी हो गई होगी। अब अगर वो भी हमारे मुकाबले पे आने की कोशिश करेगा तो फिर मुकाबला पड़ जाएगा। यानी जितने फैक्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं इनका कंपटीटर भी अगर वही सारे फैक्टर्स अप्लाई कर लेगा तो हो सकता है कि वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाए और मैं नीचे जाना शुरू हो जाऊं। लेकिन जब तक वो ये वाले ऑन साइट एसईओ को फोकस नहीं करेगा, और ऑन साइट एसईओ के ऊपर ध्यान कम लोग देते हैं, लोग समझते हैं कि भाई जो दूसरी एसईओ करवा लो, वो जो लिंक बिल्डिंग वाली होती है वो भी करवानी चाहिए और वो पेड की कैटेगरी में ज्यादा आ जाती है, और ऑन साइट एसईओ भी करनी चाहिए। ऑन साइट एसईओ आपको जल्दी हेल्प करती है रैंक करवाने में। कंटेंट विद गुड ऑन साइट एसईओ, कि आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और जो मैंने भी आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं कंटेंट लिखने के वो सारे उस पर अप्लाई होने चाहिए। ये समझ में आ गई बात जो मैंने बताई है? अब आपने देखा पी के टैग के साथ आगे पीछे कुछ नहीं लगाया हुआ, हमने नहीं लगाया हुआ ना, यानी पी का टैग मैंने नहीं लगाना, पी का टैग पहले से ही लगा हुआ आएगा। जिसकी भी वेबसाइट को खोलूंगा पैराग्राफ तो बने ही होंगे ना उसके अंदर। अलबत्ता ये हो सकता है कि उस पैराग्राफ में कहीं पर कीवर्ड यूज ना हुआ हो या यूज हुआ हो तो उसको एम्फेसिस ना किया, उन्होंने उसको हाईलाइट ना किया। आपने देखा मैंने कीवर्ड्स को पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए कीवर्ड्स को हाईलाइट कैसे किया, कैसे किया? गुड, कैसे हाईलाइट किया जी? मैंने उनको हाईलाइट किया यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड यूज ऑफ बोल्ड। एक जगह मैंने स्ट्रॉन्ग यूज किया और आगे देखिए आगे मैंने बोल्ड भी किया होगा। ये बी फॉर बोल्ड, यानी स्ट्रॉन्ग का टैग क्या है, पूरे का पूरा स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, और बोल्ड का टैग क्या है, बी लिखेंगे। तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग भी यूज किया और हमने क्या किया, बोल्ड भी यूज किया। मतलब हम दोनों टैग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जरा आगे आते हैं, अब फिर वेबसाइट पर आओ और वेबसाइट की शक्ल देख के जरा देखते हैं कि अब इधर से हमें क्या समझ में आ गया। अब अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो अब अपने काफी सारी चीजें कवर अप कर ली भाई। ये सारा कंटेंट कवर अप हो गया, हेडिंग स्टाइल भी कवर अप हो गया, ये भी तो हेडिंग स्टाइल है तो ये भी कंटेंट है, ये भी हेडिंग स्टाइल है तो ये भी कंटेंट है। अब काफी सारा कंटेंट कवर अप हो गया। अब क्या कवर अप नहीं हुआ उसकी बात करते हैं जी। क्या कवर अप नहीं हुआ? तस्वीरें। अब जरा तस्वीरों की बात करते हैं, क्योंकि और आप देख रहे हो कि जब मैं तस्वीर की बात भी कंप्लीट कर दूंगा तो तकरीबन 70-80% तो वेबसाइट की हमें समझ में आई गई है सारी की सारी, क्योंकि इन्हीं चीजों से मिलकर तो वेबसाइट बनी हुई है जी। अब अगला टैग हमारा कौन सा है जी? अगला टैग है हमारा इमेजेस का। इमेजेस के लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं? IMG, ठीक है। अब मैं साथ में टैग पढ़ाऊंगा और साथ में इमेज की एसईओ भी पढ़ाऊंगा। मैं क्या साथ ही टैग बताऊंगा और साथ ही इमेज की एसईओ भी बताऊंगा कि इमेज की एसईओ कैसे करनी है। और मैंने आप लोगों को शुरू में एक लेक्चर दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? वो मैंने ये दिया, पहले दिन मैंने एक बात बताई कि एसईओ के हवाले से आपकी फाइल के नामों में स्पेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो HTML फाइलें हो, चाहे वो इमेज फाइल हो, कोई भी फाइल हो भाई, फाइल का नाम लिखते हुए स्पेस बार यूज नहीं करना। फाइल का नाम, कंटेंट नहीं। अभी तो मैं कंटेंट भी लिख रहा था ना आपके सामने, लेटर लिखते हो तो स्पेस तो देनी देनी है, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगी भाई लेटर में लिखा क्या आपने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फाइल का जब नाम रखेंगे, जैसे मैंने अपना CV बनाया और फिर मैं कहता हूँ भाई इस फाइल को सेव कर लो, तो गूगल क्या कहता है भाई फाइल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने नाम के साथ स्पेस फाइल सेव करना चाहता हूँ, भाई मेरा नाम है मोहम्मद अली, तो मैं कहता हूँ मैं अपने नाम के साथ सेव करना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा नाम? मोहम्मद। अच्छा, इकट्ठे भी नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि जब हम एक कोई चीज इकट्ठी लिख देंगे, जैसे आपकी किताब में मजमून इकट्ठा लिखा हो सारा पैराग्राफ एक ही दफा, आपको तो समझ में ही नहीं आएगा ये लिखा क्या हुआ है। सो डैश जरूर लगाना है, हाइफन लगाना है,
सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यानी मैं कैसे लिखूंगा, नाम मेरा अपना मोहम्मद डैश अली। दूसरी बात, मेरे फाइल का नाम कैपिटल लेटर्स में नहीं बल्कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। अच्छा, ये कोई केस सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, ये भी रीडेबिलिटी का इशू है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल किसी ने मेरी फाइल का नाम, अपनी फाइल का नाम बड़ी एबीसी में रखा तो मैंने छोटी एबीसी लिखी तो फाइल खुल जाएगी। अगर किसी ने नाम छोटी एबीसी में लिखा, मैंने बड़ी एबीसी लिखी तो फाइल खुल जाएगी। मगर गूगल की सेंसिटिविटी के मुताबिक वो कहता है कि भाई आपने अपनी फाइलों के नाम छोटी एबीसी में रखो, ठीक है। यानी कि दिखाने के लिए छोटी एबीसी में नजर आ रहे होंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बड़ी एबीसी में लिखे हुए नजर आए। ओके, अब आ जाते हैं जरा इमेजेस के हवाले से। इमेजेस क्या है? बेसिकली फाइल्स है ना ये। अभी तो जैसे वर्ड के अंदर बनी हुई जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक फाइल है, एक्सेल में बनी हुई फाइल, तो इसी तरह जो तस्वीरें हैं वो भी फाइल्स हैं, वीडियोस भी फाइल होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इमेजेस हैं, ये जो फाइल्स हैं, इनके कुछ फॉर्मेट्स होंगे, ऐसे ही है ना। तो इसका क्या फॉर्मेट है? सबको पता है, मोस्ट पॉपुलर जेपीजी, पीएनजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अभी आप पीएनजी को तो देख भी रहे थे ना, मैंने कहा था ना कि फेविकॉल पीएनजी में ही बनाना है आप लोगों ने। तो ये दो पॉपुलर फॉर्मेट है हमारे पास, जेपीजी और पीएनजी। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है वो पीएनजी है। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, और वो है WebP। एक और हमारे पास फॉर्मेट है वो है जी WebP, और ये न्यूएस्ट फॉर्मेट है, और गूगल इसको बोलता है नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। फिर गूगल क्या कहता है? कहता भाई आपकी वेबसाइट पर जो इमेजेस हैं वो अबाउट 100 to 200 किलोबाइट्स में होने चाहिए, इससे बड़े नहीं होने चाहिए। क्योंकि भाई एक वेबसाइट है, अगर उसके अंदर फ्रंट पेज के ऊपर कोई 15-20 इमेजेस हैं और हर इमेज का साइज जो है वो 1 MB है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोड होने में तो वो टाइम लग जाएगा ना वेबसाइट के, तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी। वेबसाइट का स्लो होना भी एसईओ को कम करने के मुताबिक होगा। बहुत अच्छी एसईओ की हुई है मगर इमेजेस लोड ही नहीं हो रहे आपके, तो गूगल जो उसको भी रिकमेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इमेजेस हैं उसके फॉर्मेट्स कैसे होने चाहिए, 100 to 2 किलोबाइट्स। वो ज्यादा लाइक करेगा कि भाई 100 के लगभग अगर आपका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है जी, अगला स्टैंडर्ड क्या है? क्या फॉर्मेट है, क्या स्टैंडर्ड है? मस्ट बी कीवर्ड। कहते हैं अगर आप ये देखें मैं कोई बंदा लिखता है कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स, तो आपकी जो इमेज है इसका नाम ही बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स हो तो ऊपर आएगी ना। तो कहता है भाई इमेजेस के नाम भी आपने क्या करने हैं, कीवर्ड्स के ऊपर लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज मैंने भी आपको बताई थी, वो क्या थी कि फाइल नेम कैसा होना चाहिए, ABC डैश, जैसे मैं कहता हूँ कीवर्ड है मेरा तो मैं कहता हूँ भाई बेस्ट, और कैसे लिखना कैसे है इसको, स्मॉल लेटर। मैं वर्ड में लिख रहा हूँ ना तो इस वजह से वो पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देता है, वैसे आपको इसको स्मॉल में लिखना है, ठीक है। बेस्ट MEP। अब आपने देखा मैंने कैसे लिखा, ये फाइल का नाम लिखने का तरीका है। क्या तरीका है? विद डैशेस। क्या तरीका है? डैश के साथ आपने अपनी फाइल का नाम। अब आ जाते हैं इमेजेस के अंदर जाके, अब इधर आ जाते हैं। अब अगली चीज क्या है, इमेज का सिंटेक्स, इमेज का टैग, कि भाई इमेज का टैग क्या है। आ जाते हैं, ये काम
करते हैं कि यहीं पर इमेज लगा लेते हैं समझाने के लिए। और यहाँ आया मैं, और यहाँ आकर मैंने लिखा IMG, यानी कि टैग कौन सा है SRC इक्वल्स टू, इसके अंदर हमने लगाया हुआ वो फेविकॉन, ठीक है ना। क्या नाम है फाइल का जी? favicon.png। काम और कर लेते हैं। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, यहां आकर मैंने लिख दिया। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने यहां लिखा तो ये फेविकॉन बन जाएगा भाई। ये फेविकॉन कहां पे बनेगा? लिंक के टैग में। अगर ये लिंक के टैग में होगा तो ही ये फेविकॉन बनेगा। अब यहां पर ये देखिएगा, अब जब मैं इसको रन करता हूं तो ये कैसा रिजल्ट दिखाती है? वो वाली पिक्चर आ जाएगी बस, सिंपल। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं ना। favicon.png लगा दिया, यानी कि एक एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा अब अगला इसका एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और वो क्या है? वो है आर्ट। ये भी रैंकिंग में बहुत अहम इसका किरदार है। यानी अगर हम किसी वेबसाइट की एसईओ चेक करेंगे और उस वेबसाइट के ऊपर कोई 50 इमेजेस पड़े हुए हैं और फॉर एग्जांपल इसके आर्ट एट्रीब्यूट सेट नहीं है, सो गूगल पकड़ लेगा और वो कहेगा कि भाई आपके पास जितने भी इमेजेस हैं ना सभी को आर्ट नहीं लगाया हुआ आपने, आर्ट लगाओ। क्या है आर्ट में? इमेज लिंक क्या आना चाहिए? आर्ट के टैग में आर्ट नहीं, आर्ट इज नॉट अ टैग, आर्ट इज एन एट्रीब्यूट। ये ज़हन में रखना है। टैग क्या है? H2 टैग है, P टैग है, H1 टैग है। जो आगे ऑप्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एट्रीब्यूट्स। नहीं, उस एट्रीब्यूट की जो आगे हिस्सा आएगा वो एक्सप्रेशन होगा। अच्छा पहले मैं क्या कह रहा हूं कि आर्ट में क्या आना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? कॉमन सेंस क्या कहती है कि आर्ट में क्या आना चाहिए? वो बता देगा, आप बता दो। इमेज का? हाँ गलत बताया यार, आप बताओ। हाँ कीवर्ड लगाना है बस, मोटी सी बात करें कीवर्ड। हाँ हो सकता है आपने इमेज का नाम भी कीवर्ड पे रखा हो सकता है ना ये बात, लेकिन असल में चीज क्या आनी है यहाँ पर? कीवर्ड आना है, तभी तो रैंक करेगा। इसीलिए तो रैंक कर रहा है भाई। इतने सारे लोग वेबसाइट्स बनाकर बैठे हुए हैं, कई लोग तो पहले से ऊपर आने लगे हुए थे उस वेबसाइट से। तो जैसे ही इसने अपनी वेबसाइट की एसईओ की, एकदम सबके ऊपर आ गया ना, इसका मतलब उसने एसईओ की ज्यादा चीजें अप्लाई कर ली। तो ये वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आर्ट एट्रीब्यूट में क्या आएगा? कीवर्ड। ये मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी? अब आ गया ना कीवर्ड। अब वो कहता है कि भाई इसमें कितना लंबा कीवर्ड लिख सकते हो? अबाउट 120 कैरेक्टर्स, यानी कीवर्ड की लेंथ कितनी होगी? 120 कैरेक्टर्स। मैं लिख दूं क्या था ऊपर? प्रोफेशनल। हर इमेज के साथ हमें कीवर्ड लगाना है, हर इमेज के साथ। चाहूं तो हैश लगा लूं यहाँ, चाहूं तो हाइफन लगा लूं, ना लगाऊं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई बात नहीं है। अच्छा ये आ गया जी। कितना लेंथ चाहिए उसने मुझे? 120 कैरेक्टर्स। तो मैं चाहूं तो यूं कर सकता हूं, ये देखिएगा सर, जैसे मैं टाइटल लिख रहा था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, फिर दूसरे नंबर पर मैंने क्या लिख दिया? दूसरे नंबर पर मैंने लिख दिया पिज्जा ओवन, क्योंकि जगह तो थी ना मेरे पास। 120 कैरेक्टर। अगर आप एक कीवर्ड यूज करना चाहते हो फाइंड, कि भाई टारगेट करें उसी को, तो जो पहले वाले को ज्यादा करेगा। लेकिन लिख कितना लंबा सकते हैं हम? 120 कैरेक्टर। तो ये मैंने लगा दिया 120 कैरेक्टर्स। अगला एट्रीब्यूट क्या है? चले मैं काम करूं, इसको मल्टी लाइन कर देता हूं ताकि आपको नजर आए। आ गया नजर? अब नीचे आ जाते हैं। ये देखें, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। इस तरह करने से कोई एरर नहीं आना, लेकिन आपने सिर्फ पूरे के पूरे एट्रीब्यूट को नीचे लेकर जाना है, बस ये ज़हन में रखना है। हाँ, एट्रीब्यूट के एक्सप्रेशन को नहीं नीचे लेकर जाना, पूरे एट्रीब्यूट को नीचे लेकर जाना है। एक और एट्रीब्यूट पे आ जाते हैं जी, टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है भाई? टाइटल एट्रीब्यूट ये देखें, ये मैंने माउस क्रॉस पे रखा है, तभी यहां पर देखिएगा क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई? इधर देख, आ गया टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, फिर इस पे रखें, क्या लिखा हुआ आ रहा है? माउस ओवर टेक्स्ट नजर आता है ना, कि जैसे आप इसके ऊपर माउस रखते हो तो इस चीज को हम यहां पर कॉल करते हैं, इस जगह पर हम इसका नाम रखा हुआ है टाइटल।
कि जैसे ही कोई बंदा इमेज पर माउस रखे तो भी कुछ नजर आएगा टेक्स्ट। अगर ये दिखाने हैं हमने, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यूज करोगे तो रैंक होने के चांस बढ़ गए आपके एकदम। सर टाइटल लिखने से पहले से ऐड नहीं करना पूरा लाइन को, किसको? ये इमेज वाला लाइन को। क्यों, टाइटल किसका हिस्सा है? क्या कह रहा हूँ, टाइटल एट्रीब्यूट है भाई, किसका एट्रीब्यूट है? इमेज के तो एट्रीब्यूट ऐड कैसे करते हैं? इमेज तो चलने लगा हुआ अभी है जी। कहता है भाई टाइटल भी लिख लो, भाई टाइटल में क्या आना चाहिए फिर? कीवर्ड ही लाऊंगा ना, इसीलिए तो लिख रहा हूं, इसीलिए तो यूज कर रहा हूं। अब क्या हुआ, कितनी जगहों पर कीवर्ड लगा दिया हमने। अब फॉर एग्जांपल ये जो फाइल थी मेरी, ये काम और कर लेते हैं और चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ये फेविकॉन है, इसे करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चलो भाई पेस्ट हो जाओ, कॉपी नहीं हुई शायद, हाँ दोबारा से राइट क्लिक, कॉपी और फिर पेस्ट, आ गई कॉपी। F2 करें, ये F2 का शॉर्टकट होता है, विंडो का शॉर्टकट होता है, एक मिनट, F2 विंडो का शॉर्टकट होता है। यहां अगर मैं क्या लिखता हूं, प्रोफेशनल किचन लिख दिया। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? समझ में आ गया ना क्या किया? मैंने कहा भाई मेरा कीवर्ड क्या था, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो मैंने अभी रूल्स आपको बताया थे ना, मैंने कहा भाई आपकी फाइल का नाम भी अगर कीवर्ड पर होगा तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। अंदर वाली चीजें मैंने सारी कर ली, फाइल का नाम भी अब चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, और ये नाम इसलिए चेंज नहीं किया, ज़हन में रखना, इसलिए चेंज नहीं किया कि क्योंकि ये फेविकॉल का नाम था तो रख नहीं सकता मैं, इसलिए चेंज किया कि गूगल को मेरी बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। सर रैंक करवाने के लिए चेंज किया, इसलिए नहीं किया कि ऊपर फेविकॉल था तो नीचे फेविकॉल यूज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नहीं किया। सर हम यहाँ पे भी स्पेस लगाएंगे कि यहाँ पे एम नहीं है। यही तो फाइल में क्या आना चाहिए, हाइफन लगा हुआ कि नहीं लगा है? चलें जब इधर आ जाए वापस, अब यहां पर क्या आएगा, वही नाम, ये नाम रखा था मैंने, मेरा ख्याल है। ई को उसने बड़ा क्यों किया भाई, छोटा कर दो, इसका ये बड़ा होना, ठीक है। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट png, फाइन। अब आप देख रहे हो इतना ज्यादा मैंने कीवर्ड को घुमा दिया अंदर कि अब कोई और बंदा तो नहीं आ सकता हमारे आसपास। जब हम रैंक होंगे तो हम फिक्स हो जाएंगे। इसी वजह से प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट फिक्स हुई है अपनी जगह पर, कोई बंदा हिला नहीं सकता उसको उस जगह से। इधर आए, यही थी फाइल, रीलोड करें, क्या हुआ, आ गया इमेज, माउस रखें, क्या हुआ, ये कौन सा एट्रीब्यूट है ना, ये कौन सा एट्रीब्यूट है जो ऊपर नजर आ रहा है, टाइटल। ये वो है जो माउस ऊपर आने पे आएगा सिर्फ, टाइटल कहीं नहीं, आर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आर्ट नहीं नजर आएगा। आर्ट किसके लिए था, आर्ट गूगल के क्राउलर के लिए था, वो गूगल को बताया मैंने। आर्ट कब आएगा, यहां पर भी आएगा, वो सिर्फ एक सूरत में आएगा, जब तस्वीर नहीं आएगी। देखें जरा इस फाइल का नाम मैं कुछ गड़बड़ कर दूं, अब ये नाम तो नहीं है ना फाइल का, नाम चेंज कर दिया ना मैंने यहां पे, तो अब तो नहीं लोड होगी ये फाइल। अब इसको चला कर देखें अब क्या होता है जी, क्या हुआ, अभी भी नजर नहीं आ रहा, अब क्या नजर आ रहा है आपको, आर्ट एट्रीब्यूट नजर आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि विजिटर को आर्ट एट्रीब्यूट नजर आने के चांसेस बहुत कम है। सिर्फ उस वक्त नजर आएगा जब आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं होगी। जब आपकी वेबसाइट लोड होगी, आपके इमेजेस लोड होंगे, तो ये नजर ही नहीं आना। ये किसको दिखा रहे हैं हम, ये गूगल को दिखा रहे हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, ये ना समझेंगे इमेज खूबसूरत है तो रैंक हो रहा है, इमेज की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है तो रैंक हो रहा है, बल्कि इमेज ऑप्टिमाइज्ड है तो रैंक हो रहा है।
और वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के स्टैंडर्ड्स क्या थे? उसने कहा था फाइल फॉर्मेट मुझे ये चाहिए, उसने कहा फाइल का नाम ऐसे लिखना है, सब कुछ उसने बताया था ना। अब हमने वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर लिए, इसका मतलब है इमेज ऑप्टिमाइज्ड है। इसको ठीक करें। ये क्या चीज आ गई ऊपर? अब ये कौन सा टेक्स्ट ऊपर आ रहा है? ये टेक्स्ट कौन सा है? किस एट्रीब्यूट का टेक्स्ट है? टाइटल का टेक्स्ट है। ना करो यार, क्या बदाम सदाम खाया करो यार, क्या हो गया? टाइटल का टेक्स्ट है। अभी आप लोगों ने सब कुछ तो बताया मुझे खुद ही, मैंने खुद ही बताया, अब आप कर रहे हो यार। ये कौन सा टेक्स्ट है? टाइटल का। आर्ट का नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि वो यहां पे आना ही नहीं है, वो सिर्फ एक वक्त में आएगा, उस वक्त आएगा जब आपका इमेज लोड नहीं होगा। इमेज कब लोड नहीं होगा? या तो इमेज करप्ट हो जाएगा या इमेज के नाम में इशू होगा, या आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। ऐसा भी तो होता है किसी का नेट स्लो चलता है तो इमेजेस लोड नहीं होते फौरी तौर पर, सारा टाइपिंग आ जाती है, इमेजेस नहीं आते। उस सूरत में क्या किसी को नजर आएगा आपका आर्ट एट्रीब्यूट उस वक्त। लेकिन एसईओ के हवाले से ये हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि हम ये उस बंदे को दिखाना चाह रहे थे, यानी कि ये हमारी प्रेफरेंस ही नहीं है, ये आर्ट एट्रीब्यूट का एक पर्पस है। लेकिन हमारी प्रेफरेंस क्या है आर्ट की? कि हम क्राउलर को आर्ट दिखाना चाह रहे हैं। अब वो आर्ट क्राउलर को दिखाते दिखाते किस किस को नजर आ रहा है कि हमसे लेना देना कुछ नहीं है, वो आर्ट विजिटर को भी नजर आता है सिर्फ उस सूरत में जब इमेज लोड नहीं होता। जब इमेज लोड होगा फिर नहीं, जब इमेज लोड नहीं होगा तब। और इसकी एग्जांपल मैंने कैसे बताई आपको? भाई इमेज लोड ही नहीं हो रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? इमेज का नाम गलत दे दिया आपने, ठीक है ना, मिस्टेक कर दिया आपने, नाम गलत दे दिया, यहाँ फिर आपने पाथ दे दिया उसको। देखे मैं यहाँ पर आऊं, जब वो लोड हो रहा होगा फिर तो नहीं आता ना। आपने नोट किया कब आया? कंप्लीट लोड के ऊपर, यानी जब उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई टाइम पूरा हो गया। टाइम आउट भी तो कोई टाइम भी तो होती है कि भाई इतनी देर में इसने लोड होना है, वो टाइम खत्म, उसने प्लेस कर दिया। लेकिन जब वो लोड हो रहा है तो उस बीच में नहीं दिखा रहा है इसको। चलो जी, इमेजेस भी हो गए। अब आप जरा देखें इस पूरी वेबसाइट को, अगर हम देखें तो भाई इसमें तो बहुत सारा हिस्सा कवर कर लिया हमने। बस एक छोटा सा टॉपिक हमारा अगली क्लास में होगा और आप समझना कि एडिटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा और उस वेबसाइट को आपने चेंज करना है, और आप कर लेंगे अगर आप एफर्ट करेंगे। आपने बादाम दूंगा, बादाम खा खा के चेंज करना फिर होगा, ऐसे नहीं होगा। सब मिलके एक ही वेबसाइट चेंज करेंगे, सब मिलकर एक ही वेबसाइट चेंज करेंगे। सबको मैं एक ही वेबसाइट दूंगा, सब अपनी अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? वेबसाइट का डिजाइन एक जैसा हो सकता है, कंटेंट तो डिफरेंट होगा ना। मिसाल के तौर पर आप दोनों कहते हैं मैं डिजिटल मार्केटिंग की बनाना चाहता हूँ, वो कोई अपनी फैशन की बनाना चाह रहे हैं, किसी और चीज की, वो कहता है मैं क्रॉकरी की बनाना चाहता हूँ, हर किसी की अपनी चॉइस। कोई कहता है मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हूँ। तो आपको वेबसाइट का डिजाइन तो मिल गया, ये आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। अब आप जो वेबसाइट बनाओगे, फिर जब हम कीवर्ड रिसर्च करनी सीखेंगे तो आपने उसी की कीवर्ड रिसर्च करनी है जो आप सीखोगे। लाजमी बात है भाई, आपकी वेबसाइट तो बन गई है, जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग की बना ली तो आपके कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग के। आपने कहा जी मैं भी प्रोफेशनल किचन ही बना लेता हूँ, ये भी प्रोफेशनल किचन बन गया, तो मुझे तस्वीरों से कुछ आइडिया मिल गया, तो मैं इस तरह की तस्वीरें नेट से कुछ लेके कुछ खुद से कैनवा में डिजाइन कर लेता हूँ। और एक और चीज याद रखिएगा, आपकी वेबसाइट रैंक उस वक्त होगी इमेज यूनिक, कंटेंट यूनिक। इमेज यूनिक, कंटेंट यूनिक, इमेजेस को भी यूनिक। हम सब कैसी चीजों में प्रॉब्लम। हाँ, इमेजेस यूनिक होने चाहिए। यूनिक का क्या मतलब है कि ये नहीं है कि इंटरनेट से हर, जैसे मैं अभी पढ़ाते हुए आपको इमेज नेट से सेव कर रहा था, आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब आपने खुद से, क्योंकि अगर आप उसको लाइव करोगे और आपको रिजल्ट आए तो तब नजर आएंगे जब उसका बेसिक क्राइटेरिया पूरा होगा। बेसिक क्राइटेरिया क्या है? कि आपका कंटेंट फ्रेश होना चाहिए। सर इस चीज के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग हम कैनवा भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करनी है, हाँ, कैनवा में भी फ्रेश होगा, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग वो बंदा कर ही नहीं सकता जो डिजाइनिंग को टच नहीं करेगा, मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। चाहे वो टच कैसे करे, कैनवा से ही टच कर ले। कैनवा के अंदर तो बहुत इजी हो गया ना काम, भाई सीखने की जरूरत भी नहीं है, 2-3 माह का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर टेम्पलेट्स बनी बनाई पड़ी हैं, वहीं से टेम्पलेट पिक करो, उसी को मॉडिफाई करो, अपने डिजाइन बना लो। लेकिन अगर आप ग्राफिक्स पे काम नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो आप नहीं बन सकते। इसलिए कि जिस बंदे को भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है
आपका काम ग्राफिक्स के बगैर हो ही नहीं सकता, स्टार्ट ही नहीं हो सकता।